भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं कहना चाहूंगा, विगत कई वर्षों से किसान मोर्चे के अध्यक्षों के कामकाज को मैंने देखा है। सचमुच जिस जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने किया है, मैं यही कह सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का कर्मयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, और जिनका कुशल मार्गदर्शन किसान मोर्चे को बराबर प्राप्त हुआ है, जो कि भारत सरकार में यशस्वी मंत्री भी रह चुके हैं और बराबर गांव, गरीब और किसानों की ही चिंता करते रहते हैं। ऐसे श्री सत्यपाल जी मलिक, और लंबे समय तक आजीवन जिन्होंने संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, ऐसे आदरणीय हृदयनाथ सिंह जी, और हमारे किसान मोर्चे के आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, बराबर किसानों की ही चिंता करते रहते हैं, ऐसे हमारे सुजनाकर राव जी। और पंजाब के बारे में हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड स्टेट यदि कोई माना जाता है तो पंजाब माना जाता है। वहां के रहने वाले हमारे श्री सुखविंदर पाल ग्रेवाल जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया है, और आमंत्रित किया है तो मंच के पर आने के बाद आप लोगों ने किसानों के आन बान और शान की प्रतीक जो पगड़ी आपने मेरे सिर पर पहनाई है, और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से अधिकांश संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस किसान संसद में यहां पर हो रहा है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, और सचमुच हमारे जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी प्राप्त हुई हैं, गांव के खेतों से ही प्रारंभ हुई है। और यदि सारे देश का प्रतिनिधित्व इस किसान संसद में हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से शीश झुकाकर हिंदुस्तान के सारे किसानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सारे किसानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, कृषि का प्रश्न है, कृषि का सरोकार केवल इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही नहीं है। कृषि का सरोकार जहां पर इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ है, वहीं पर इस कृषि का सरोकार इस देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ भी उतना ही सरोकार है जितना कि इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ सरोकार है। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजादी मिलने के बाद इस देश के किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अपनी हुकूमत आई है, और हमारी यह हुकूमत निश्चित रूप से यह समझती होगी कि भारत दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे बनी हुई बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में भारत नहीं रहता है। भारत यदि रहता है तो भारत के गांव, गली और गलियारों में भारत रहता है। इस सच्चाई को समझते हुए जो भी इस देश का इकोनॉमिक मॉडल, जो इस देश का एक आर्थिक ढांचा हमारे हुक्मरानों के द्वारा तैयार किया जाएगा, वह इकोनॉमिक मॉडल ऐसा होगा जो कि गांव, गरीब और किसानों की चिंता करते करते, उनकी माली हालत, उनकी आर्थिक हालात में सुधार करते करते भारत को 15 और 20 वर्षों के अंदर ही दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा कर देगा। यह लोगों का सपना था। लेकिन आजादी के 65 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारा भारत दुनिया के विकासशील देशों में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे भारत की गणना की जाती है। क्या कारण है? मैं देश के हुक्मरानों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत को यदि दुनिया के विकसित, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा करना चाहते हो
तो फैसला करना पड़ेगा कि भारत का इकोनॉमिक मॉडल कैसा होगा, भारत का आर्थिक ढांचा कैसा होगा, यह फैसला करना होगा। क्या भारत को हम ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहते हैं जो अमीरों की संख्या बढ़ा दे, या हम भारत के लिए ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहते हैं जो गरीबों की संख्या को कम कर दे? इसका फैसला हमारे हुक्मरानों को करना पड़ेगा। हमसे यदि कोई पूछे कि आप देश का कैसा इकोनॉमिक मॉडल चाहते हैं इस समय भारत का, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का मैं ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहता हूं जो अमीरों की संख्या बढ़ाने वाला इकोनॉमिक मॉडल न हो, बल्कि गरीबों की संख्या कम करने वाला इकोनॉमिक मॉडल इसे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तभी जाकर हमारा भारत दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा हो पाएगा। और यहां तक एग्रीकल्चर पॉलिसी का सवाल है, मैं अंग्रेजी में कहता हूं कि फार्म टू फॉर्क, यानी खेत से लेकर खाने की प्लेट तक की एक नीति बनाई जानी चाहिए, वेल डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए। और यह वेल डिफाइंड पॉलिसी यह हुकूमत को ही तैयार करनी पड़ेगी। टुकड़ों में हम यदि कृषि की नीतियों के संबंध में विचार करते हैं तो मैं समझता हूं कृषि क्षेत्र का भला नहीं हो सकता है। टुकड़ों में विचार नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड थिंकिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैंने फार्म टू फॉर्क, यानी खेत से लेकर खाने की प्लेट तक एक वेल डिफाइंड पॉलिसी, एक सुपरिभाषित एक नीति होनी चाहिए सरकार की। लेकिन विडंबना है कि आजादी के 65 वर्षों के बावजूद इस प्रकार की वेल डिफाइंड पॉलिसी इस गवर्नमेंट की नहीं बन पाई है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह बात किसी को बुरी लग सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को केवल अर्थशास्त्रियों के माध्यम से नहीं सुधारा जा सकता। केवल अर्थशास्त्रियों के सहारे ही देश को दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में, उनकी क्यू में नहीं खड़ा किया जा सकता है। यदि भारत को दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा करना चाहते हैं अथवा विश्व का सबसे धनवान देश बनाना नहीं चाहते हैं, यह तभी संभव हो पाएगा कि जब हम गांव गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर अपनी आर्थिक नीतियां बनाएं। नहीं तो और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं। कृषि के समक्ष संकट है। यदि बजट प्रस्तुत करने के लिए भी कृषि मंत्री यदि संसद में खड़े होते हैं, वह भी कहते हैं कृषि के समक्ष गंभीर संकट है। अरे संकट है तो इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? इन संकटों का समाधान कब होगा? इंदिरा जी आई थी, उन्होंने हरित क्रांति का सिलसिला प्रारंभ किया था। यूपीए 2 इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी 2006 से फिर एक दूसरी हरित क्रांति का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मैं प्रोडक्शन के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन क्या हुक्मरानों ने यह विचार किया कि यह एग्रीकल्चर का काम, यह खेती का काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ क्या किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाने वाला है कि नहीं है? उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उत्पादन करने वाले किसानों का मुनाफा बढ़ा है कि नहीं, उन्हें उचित कीमत मिल रही है कि नहीं, क्या इसकी चिंता की गई है? किसान आयोग, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए किसान आयोग, फार्म कमीशन, यह मैंने ही बनाया था। पहले सोमपाल जी शास्त्री उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर आरबी सिंह उसके सचिव थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब चली गई, जब कांग्रेस आई, तो स्वामीनाथन जी को उसका जो है चेयरमैन बनाया। शेष सारे सेक्रेटरी और मेंबर वही थे जिनको कि हम लोगों ने नॉमिनेट किया था। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट काफी हद तक, परफेक्ट तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन काफी हद तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कह सकता हूं कि यदि उसे लागू कर दिया जाए तो बहुत हद तक कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और मिस्टर स्वामीनाथन ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। कृषि संकट से यदि हम इस देश को निजात दिलाना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, इससे यदि भारत को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि किसानों को उनके उपज की, उनके प्रोड्यूस की हमको उचित कीमत मुहैया करानी पड़ेगी। तभी देश को कृषि संकट से उबारा जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आज का विषय आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में रखा है। बहनों भाइयों, मैं ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की यहां पर चर्चा नहीं करूंगा।
आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे सुगनाकर राव जी ने भी अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ बिंदु आपको पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। और इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूं कि हमारा देश में, और विशेष रूप से जो हमारा भारत महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, वहां पर जो क्लाइमेट है वह ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कब वर्षा आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, कब ओले पड़ जाएं, कब पाले पड़ जाएं, यह कुछ कहा नहीं जा सकता, यह जाहिर है। इसलिए अपने यहां की एग्रीकल्चर पॉलिसी को बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की क्लाइमेट, भारत की जलवायु अन्य देशों जैसी जलवायु नहीं है, बल्कि यहां की क्लाइमेट, यहां की जलवायु ट्रॉपिकल है। कब क्या हो जाए, कब सूखा पड़ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब ओले पड़ जाए, पाले पड़ जाए, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही यहां की हमको एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। संकट बहुत सारे हैं, हमारे किसानों को अच्छी सीड, अच्छा बीज नहीं मिल पाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में मैं इस समय अध्ययन कर रहा हूं। कुछ विदेशों से भी मैंने किताब मंगवाई है, और उन देशों से मंगवाई है जहां से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का सिलसिला प्रारंभ हुआ, और जहां के लोग इसकी एडवोकेसी करते थे, वकालत करते थे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से इस कृषि उत्पादन को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। वहीं के अब वैज्ञानिकों ने, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने यह लिखना प्रारंभ कर दिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। अब वो वकालत कर रहे हैं। अब चूंकि उस पुस्तक का मैंने अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है, अभी 3 दिन पहले विदेश से वह पुस्तक, फॉरेन से मैंने वो पुस्तक मंगवाई है, उसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। लेकिन सीड्स का जहां तक सवाल है, टर्मिनेटेड सीड्स आपको मिलती है। हमारा कहना है कि देश के किसानों की हालत को सुधारना चाहते हो, उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लग जाएगा। लेकिन यह जो तरह तरह के सीड्स जो तैयार किए जाते हैं, किसानों को जो दिए जाते हैं, उनको बेचे जाते हैं, तो इन टर्मिनेटेड सीड्स की जगह ट्रेडिशनल सीड्स को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो बीज हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वही सेहत के लिए, वही जलवायु के लिए, वही क्लाइमेट के लिए, वही सर्वाधिक उपयुक्त है, और कोई दूसरा सीड उपयुक्त नहीं हो सकता है। आपने देखा कि कुछ ऐसे सीड्स बने हैं जिनके माध्यम से आपका प्रोडक्शन तो बढ़ गया होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके भोजन का टेस्ट बिगड़ गया होगा। जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, पारंपरिक जो बीज होते हैं, उससे बना हुआ जो फूड ग्रेन होता है, जो अन्न होता है, उसका टेस्ट, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं और उससे जो फूड ग्रेन पैदा होता है, उसका टेस्ट आप स्वयं ही अंतर कर सकते हैं। तो जिस फूड ग्रेन में कोई टेस्ट ही नहीं है, क्या हम भारतवासी वैसे ही फूड ग्रेन इस हिंदुस्तान में पैदा करेंगे? क्या हम धन के लिए केवल काम कर रहे हैं? कई सारी समस्याएं हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए जब मैंने कृषि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, तो मैं अपने सेक्रेटरी को बुलाकर मैंने कहा कि यह बताओ कि जब मैं यह देखता हूं कि कोई मोटर खरीदता है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदता है, व्हीकल बड़ी, किसी की कोई शॉप है, दुकान है, तो लोग उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उसका बीमा कराते हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि इन हमारे देश के किसानों का क्या अपराध है कि उनकी खेत का बीमा नहीं होता है, उनकी फार्मलैंड का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है? क्या अपराध है? मैंने कहा कि दुकान है, दुकान की कीमत निर्धारित कर देती है इंश्योरेंस कंपनी की, अप्रॉक्सीमेटली इसकी कास्ट, टोटल जो है कास्ट जो है इतनी है, उस आधार पर उसका इंश्योरेंस करती है। तो फार्मर्स की फार्म लैंड, उसकी एग्रीकल्चर लैंड का इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे सेक्रेटरी ने उस समय कहा कि सर कैसे हो सकता है? मैंने कहा यह तो मैं भी नहीं जानता, यदि मैं जानता होता तो मैं क्यों कहता आपसे। तो उस समय मैंने इतना ही कहा था उनसे कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि हमारे
जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत ही हाईली टैलेंटेड जो यूथ होता है, वही सेलेक्ट होकर आईएएस बनता है और आईपीएस बनता है। और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, विधाता ने जब इस धरती पर समस्याएं पैदा किया है, तो समस्या पैदा करने के पहले ही उस विधाता ने समाधान भी दिया है। यह विद्वानों का काम है कि उस समाधान की तलाश कर लें, बुद्धिमानों का काम है कि उस समाधान की तलाश कर लें। तो मैंने कहा कि उसका समाधान आप निकालो। तो जब मैंने काफी उनको, उनके मनोबल को जब मैंने बढ़ाया, तब उन्होंने कहा कि सर हमको 3 या 4 महीने का समय दीजिए, मैं इसका समाधान निकालूंगा। और उसके बाद जिस चीज की चर्चा हो रही है, कृषि आय बीमा योजना, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम, और मैं आप सभी किसान भाइयों यहां आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं इसे समझाना चाहता हूं, क्योंकि बोलने से काम नहीं चलेगा। यदि आप समझने को तैयार हों तो एक टीचर की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम क्या है, तभी जाकर आप किसानों को कन्विंस कर सकते हैं, यदि आप समझने को तैयार हों तो। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यदि मैं समझाऊंगा, न समझ में आया तो फिर दोबारा पूछिएगा, और नहीं तो मैं फिर किसी से पूछूंगा कि आप माइक पर आइए और मुझे समझाइए कि यह फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम क्या है। पाशा पटेल आप भी बैठो, इनको समझा चुका हूं। फार्म इंश्योरेंस स्कीम यह है कि हम यह देखेंगे, 1 एकड़, मान लीजिए, लेट अस कंसीडर इन वन एकड़, इन पास्ट 7 years, माने व्हाट इज द प्रोडक्शन, यानी 1 एकड़ खेत में पिछले 7 वर्षों में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। 1 एकड़, यह एग्जाम्पल है, एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, न तो लिखते जाइए। 1 एकड़ खेत में पिछले 7 वर्षों में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। मान लिया 7 वर्षों में 1 एकड़ खेत में 70 क्विंटल व्हीट पैदा हुआ। मान लिया 1 एकड़ खेत में 7 वर्षों में 70 क्विंटल व्हीट पैदा हुआ। यह मान लिया, 70 क्विंटल ही नहीं पैदा, ज्यादा भी हो सकता है, वो 150 क्विंटल 200 क्विंटल भी हो सकता है, लेकिन यह केवल एक एग्जाम्पल है। तो 1 एकड़ में 7 वर्षों में 70 क्विंटल यदि गेहूं पैदा हुआ, तो 1 एकड़ में 1 साल में एवरेज औसत प्रोडक्शन कितना हुआ। 7 साल में 1 एकड़ में 70 क्विंटल, तो 1 साल में 1 एकड़ में 10 क्विंटल। अब आइए, मान लीजिए कि उस व्हीट की, उस गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपीज पर क्विंटल है उस साल के लिए। इस साल के लिए अधिक है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लिया उस व्हीट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपीज पर क्विंटल है, तो 10 क्विंटल गेहूं की कीमत कितनी हो गई। 10,000 हो गई। तो यही 10,000 रुपी 1 एकड़ फार्मलैंड के लिए उस वर्ष की मिनिमम इनकम मानी जाएगी। और इंश्योरेंस यदि होगा तो इसी 10,000 रुपी का ही इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा होगा। आप ये कहेंगे इसका प्रीमियम कौन देगा, तो अटल जी ने, मैंने प्रस्ताव भेजा था, अटल जी ने उसे अप्रूव कर दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह जी थे, उन्होंने भी अप्रूव किया, और उस समय उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की जसवंत सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी, ऐसी स्कीम तो आप कहो तो हम सारे देश भर में चला दें, चाहे जितना पैसा लगेगा, हम सब पैसा खर्च करने को तैयार हैं, ये कहा था उन्होंने। तो अटल जी ने भी उसे अप्रूव किया। मैंने कहा अटल जी, गांव का रहने वाला किसान ज्यादा प्रीमियम नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह क्या चाहते हो। मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी मत छोड़िए इसे। यदि मान लीजिए 1 एकड़ का इंश्योरेंस का प्रीमियम 100 रुपये होता है, 100 रुपी, तो 75 रुपी मस्ट बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 100 रुपये में केवल 25 रुपया किसान को देना पड़ेगा। आपने अपनी खेत में जुताई की, बुआई की,
उसकी सिंचाई की, सब कुछ किया। मान लीजिए सूख गया, आग लग गई फसल में, पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो वह किसान पर एकड़ 10,000 रुपया विल बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यह बात समझ में आई कि नहीं? कितने लोग समझ में आई? आ गई? तो ये 10,000 रुपीज ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो कम से कम इतना तो किसान एश्योर्ड रहेगा कि हमारे खेत में कुछ हो अथवा न हो, लेकिन पर एकड़ हमको 10,000 रुपीज जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से मिल जाएगा। तो अपने आगे की जो ऐसी भी प्लानिंग वो करना चाहता है, वो अपनी प्लानिंग जो है ठीक तरीके से कर सकता है। तो कितने लोगों के समझ में आया? आ गया? इसमें कौन आकर मुझे बताएगा? नहीं, आपको तो मालूम है, बता दें। आपको मालूम, बतला देंगे ये क्या नाम है? अच्छा, उमाशंकर जी एक बार बतला दीजिए वहीं से। 7 साल का मैंने एवरेज इसलिए निकाला है, 7 साल में कभी सूखा पड़ा होगा, कभी आग लग गई होगी, कभी फसल बर्बाद हो गई होगी, कभी अच्छी फसल हुई होगी, इसलिए 7 साल का हमने एवरेज निकाला। हाँ बताइए। 7 साल के एवरेज पर हम औसत निकालेंगे, जितना हमारी उत्पादन होगी उसके हिसाब से हमारा जो MSP जी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अनुसार उसका लागत तय करेंगे और उसके अनुसार ही हमारी प्रीमियम भी होगी, जिसमें कि 75 रुपया, 100 में 75 रुपया केंद्र सरकार देगी और 25 रुपया किसान देगा। और कुछ और आगे? हाँ, ये तो नष्ट होने के बाद ही तो ये मिलने वाला है किसानों को। ठीक है। तो लोगों ने तर्क इसके पीछे यह दिया कि साहब ये बतलाइए, तो किसान अपने खेत में क्यों पैदा करेगा? किसान अपना खेत की जुताई करके और उसके बाद छोड़ देगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, किसान यदि अपनी इनकम बढ़ा लेगा तो अगले साल उसके 1 एकड़ खेत की इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ाएगा तो उसके आगे और इनकम बढ़ जाएगी। इसमें प्राइस और प्रोड्यूस, यानी जो कीमत है और उत्पादन है, दोनों का इंश्योरेंस हो जाता है। और क्रॉप जो इंश्योरेंस होता है उसमें केवल प्रोड्यूस का इंश्योरेंस होता है, प्राइस का इंश्योरेंस नहीं होता है। सारी समस्याओं का समाधान इसी में निहित है। सारा रिस्क मैनेजमेंट और सब कुछ जो हम चर्चा करते हैं, सब कुछ इसी में निहित है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस मुद्दे को लेकर सारे हिंदुस्तान में आवाज उठनी चाहिए। और पहला बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने, मिस्टर चिदंबरम ने, संसद में इस फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम की सराहना की थी और यह कहा था कि विद सर्टेन अमेंडमेंट्स यह फार्म इंश्योरेंस स्कीम को हमारी गवर्नमेंट लागू करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों के प्रति जिस प्रकार का उपेक्षात्मक रुख है इस गवर्नमेंट का, इस पूरे सारी स्कीम को ही डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अब किसानों के प्रति सरकार की कितनी हमदर्दी है, इसका सहज ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब मैंने किस प्रकार से उपेक्षा होती है किसानों की, कि आप समझिए कि यदि कोई सर्विस कर रहा है, कोई नौकरी पेशे में है तो महंगाई बढ़ती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसके बाद उसको डीए मिलता है। लेकिन महंगाई यदि बढ़ती है तो किसानों को जो कुछ भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए डीए की तरह, यानी उनकी भी जो इनकम बढ़नी चाहिए, वो इनकम बढ़ाने की कोई भी चिंता सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। मैं दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देना चाहता हूं, यूरोपियन कंट्रीज का। यूरोपियन कंट्रीज अपने किसानों को 35 to 40% की सब्सिडी देती हैं। और इतना ही नहीं, यूएस अपने किसानों को 58 to 80% की सब्सिडी देता है, 58 to 80% की सब्सिडी देता है। लेकिन हमारे यहां जो भी थोड़ी बहुत सब्सिडी किसानों को मिलती है, उसमें भी बराबर कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का यह तकाजा है, उसकी यह डिमांड है कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की जानी चाहिए या सब्सिडी समाप्त कर दी जानी चाहिए।
यह तर्क दिया जाता है। लानत है ऐसी हुकूमत को, जो हुकूमत 1.5 लाख पौने 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी यदि किसानों को देती है तो उसके लिए संसद में खड़े होकर ये आंसू बहाते हैं, और उद्योगपतियों को 4.5 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ की सब्सिडी देने में भी इन्हें रंच मात्र संकोच नहीं होता है। ऐसे लोग देश का भला कर पाएंगे? आपको आश्चर्य होगा कि हमारे व्हीट का, हमारे फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कम रेट पर, लो रेट पर अपने व्हीट्स को एंड अदर फूड ग्रेन्स जो है, जो दूसरे जो है फूड ग्रेन्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करता है कि दुनिया के लोगों तक हमारे किसानों का माल पहुंचे, हमारा फूड ग्रेन पहुंचे। हम तो यहां सब कुछ पैदा हो गया, गेहूं सड़ रहा है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट करने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, अरे कम रेट पर बेचो ना, सारे दुनिया के दूसरे देशों में लेकर जाओ। यदि स्टोरेज की और वेयर हाउसिंग की यदि व्यवस्था नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या कम नहीं है। सारे गरीबों में एक बार मुफ्त बांट दो, गरीब इस हुकूमत का स्वागत करेगा। क्यों नहीं करते हो? नहीं करेंगे। गेहूं सड़ जाएगा, अदर फूड ग्रेन सड़ जाएंगे, शराब बनाने वालों को दे दिए जाएंगे, शराब बनेगी। अब इस समय किसानों ने गेहूं पैदा किया है, लेकिन बैग्स, बोरियां, जिसे वारदाना बोलते हैं, उसकी कमी होने के कारण जो है अब किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। कहां ले जाएं, कैसे ले जाएं, सरकारें कैसे रखें? क्या सरकार को इस बात का अनुमान नहीं था कि इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में लगभग फूड ग्रेन का कितना प्रोडक्शन होने वाला है? क्या इसका पूर्वानुमान हमारी सरकार को नहीं था? यदि इसका पूर्वानुमान हमारी सरकार को नहीं था तो ऐसी सरकार के बने रहने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। और सरकार को इसका पहले से अनुमान होना चाहिए था, और उसी अनुरूप जो है बैग्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वारदाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। एक और संकट है जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। यह सीएससीपी होती है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जानते हैं ना सीएससीपी के बारे में? मालूम है? होता यह है कि सीएससीपी जितनी प्राइस रेकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट को भेजती है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट उसमें कटौती कर देती है, उसमें कमी कर देती है मनमाने तरीके से। इसलिए बार बार मैं वर्षों से यह कहते चला रहा हूं कि सीएससीपी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन भेजी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को जस का तस स्वीकार कर ले, इन टोटो स्वीकार कर ले। इसीलिए मैंने डिमांड की है कि सीएससीपी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाना चाहिए, संवैधानिक एक दर्जा दिया जाना चाहिए सीएससीपी को, ताकि कैबिनेट के पास यदि वह जाता है तो कैबिनेट उसमें किसी भी प्रकार की उसकी रिकमेंडेशन में कोई कटौती न करने पाए। यह भी कहा था। इनपुट कास्ट को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए आप लोगों ने चर्चा की होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं प्रारंभ से आज के, जब 2003 में जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसी समय फार्मर कमीशन के जो भी हमारे मेंबर और चेयरमैन थे, उनसे भी मैंने कहा था कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2003 में किसानों को एग्रीकल्चर लोन दिया जाना चाहिए। लेकिन आज यदि हमसे कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं कि किसानों को केवल 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाना चाहिए, 1%। और मैं तो कहूंगा कि परमात्मा यदि हम लोगों की हुकूमत बना दे तो हम लोगों की कोशिश ये होगी 1 साल के लिए किसानों को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाना चाहिए। 1 साल के लिए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाना चाहिए। अगर मुझे मालूम है, और आप कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो वेदरप्पा जी हैं, जब पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहली गवर्नमेंट में, मैं कहूंगा कि वो आए, मैं उसमें पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट था, उन्होंने पूछा कि सर मैं फार्मर्स के लिए क्या कर सकता हूं? तो मैंने उनसे कहा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देने की आप घोषणा करो, और जाकर उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर जो घोषणा की थी उसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना शुरू किया। छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ मुझे याद है, छत्तीसगढ़ में मैं प्रभारी उस समय मैं ही था, मध्य प्रदेश भी कर रहा, सब सारी स्टेट्स कर रहे। हाँ
हाँ मालूम है, वो भी कर रहे हैं, हमारी कई स्टेट्स कर रही हैं इसको। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस काम को कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि देश को चलाने के लिए सचमुच एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटीज को जो समझता हो। नहीं तो देश की आर्थिक हालत नहीं सुधारी जा सकती। इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, आर्थिक विषमता तेजी के साथ इस देश में बढ़ रही है। आज कहीं पर उग्रवाद और तरह तरह की जो समस्याएं हैं, नक्सलवाद, उसमें एक प्रमुख कारण यह भी है कि इनकम डिस्पैरिटी, आमदनी की विषमता एक बहुत बड़ा कारण है। और सचमुच किसी देश की अर्थव्यवस्था को सफल, सक्सेसफुल तभी माना जा सकता है जबकि उस देश में इनकम डिस्पैरिटी, आय की विषमता बहुत ही कम हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो, लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो कुछ ही करोड़पति हुआ करते थे, अब तो अरबों अरब पति, पता नहीं मिलियन और बिलियन में हमारे यहां लोग बन गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सूखी रोटी के लिए भी आज मोहताज हैं, उनको सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिल पाती है। किसी वेलफेयर स्टेट से, किसी कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती है। कल्याणकारी राज्य से तो अपेक्षा की जाती है कि वह सबकी चिंता करे, चाहे वो व्यक्ति चाहे कितनी ऊंचाई पर क्यों न बैठा हो और चाहे वह गांव की मेड़ पर क्यों न बैठा हो, चिंता सबकी की जानी चाहिए। लेकिन यह हुकूमत उसकी चिंता नहीं कर पा रही है। एक स्टोरेज की एक सबसे बड़ी समस्या है, स्टोरेज के बारे में भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, क्योंकि यह भी रिस्क मैनेजमेंट में ही आएगा। स्टोरेज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसकी एक मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टोरेज के बारे में हमारी निश्चित मान्यता है कि पंचायत स्तर पर, पंचायत केंद्रों पर वेयर हाउसेज बनाए जाने चाहिए, पंचायत केंद्रों पर। और पंचायत से लेकर और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सेंटर में जो वेयर हाउस है, एक फूड ग्रेन चेन बनाई जानी चाहिए, ग्रिड बनाई जानी चाहिए। लेकिन 65 वर्षों में यह सब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। फूड प्रोसेसिंग के मामले में जो कुछ भी हम लोग पैदा करते हैं उसका बामुश्किल 1.5%, 2% फूड ग्रेन्स की और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग हो पाती है। कैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी? इन सब सारी चीजों की जो चिंता होनी चाहिए वह गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रही है। और मित्रों, और भी बहुत सारी चीज हैं। अब मैं थोड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैं बतला देता हूं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बायोडाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स होनी चाहिए। माने एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक फसल यदि हम अपने खेतों में उगा रहे हैं तो बराबर वही फसल उगाते रहें, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन को भी पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। रेन फेड फार्मिंग, माने वर्षा के आधार पर जो खेती होती है, जो वर्षा पर ही लोग जो आश्रित होकर किसान कैसी खेती करते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और